ये कहानी है टेसा नाम की एक लड़की की जो एक प्रोफेशनल कातिल है। टेसा एक ऐसी गैंग के लिए काम करती थी जो लोगों को मारने का काम करती और अब जिस कंपनी के लिए वो गैंग काम करता है वो लोगों को मारने के लिए एक एडवांस और अजीब तरीका इस्तेमाल करते हैं। ये गैंग जिस भी आदमी को मारने के लिए टारगेट करते हैं उससे पहले किसी एक खास इंसान को चुनते हैं जो इंसान इनके टारगेट के आसपास का हो और आसानी से टारगेट के पास पहुंचकर अपना काम भी उससे करवा सके, क्योंकि फिर उस चुने हुए इंसान के दिमाग को ये लोग पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं और टेसा उसके दिमाग के अंदर चली जाती है। और वो जिस्म तो किसी और का होता है लेकिन उसके दिमाग के अंदर टेसा होती है। इस तरीके से टेसा अपने टारगेट को बहुत आसानी से मार देती है। लेकिन इस तरह किसी के भी दिमाग में तो घुसना आसान है पर दिमाग से बाहर आना उतना ही मुश्किल है। इसीलिए टेसा जिस किसी के भी दिमाग में जाती है आखिर में उसे मजबूर कर देती है कि वो खुद को मार दे। और फिर जैसे ही उस इंसान की मौत होती है टेसा उसके दिमाग से निकलकर आजाद हो जाती है। तो फिल्म शुरू होती है होली नाम की लड़की से जिसके दिमाग पर कंट्रोल करके टेसा उसके दिमाग में कुछ डलवाती है। ऐसा करने के बाद होली एक डिवाइस को एक्टिवेट कर देती है जिसके साथ ही उसके जज्बात तेजी से बदलने लगते हैं। कभी वो हंसने लगी तो कभी रोने लगती है, कभी दुख वाला चेहरा बनाती है तो कभी खुशी वाला। होली अपने घर से निकलकर एक बड़ी सी पार्टी में जाती है और एक आदमी के गले में बुरी तरह चाकू घुसा देती है। फिर वो उस पर कई बार चाकू से वार करती है जब तक वो पूरी तरह मर नहीं जाता और उसका बुरा हाल कर देती है। वहाँ खून ही खून बिखर गया था। जब होली को यकीन हो गया कि वो आदमी मर चुका है तब वो गन को अपने मुंह में रखकर अपनी जान लेने की कोशिश करती है, पर उसकी लाख कोशिश के बाद भी वो अपनी जान नहीं ले पाती। ऐसा लग रहा था कि गन उससे चल ही नहीं रही। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और होली को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था। पुलिस उसे अपने गन नीचे रखने को कहती है लेकिन होली इनकार करते हुए उन पर गोली चलाने की कोशिश करती है। पुलिस वाले एक साथ उस पर गोलियों की बारिश कर देते हैं और इस तरह होली की मौत हो जाती है। उसके बाद एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ टेसा एक डिवाइस के जरिए होली के माइंड में घुसी हुई थी ताकि वो उस आदमी की जान ले सके। और टेसा ने अपना मिशन काफी अच्छे से अंजाम दिया है। होली के जरिए उस टारगेट को मार दिया, जिसके बाद जब पुलिस ने होली को मारा तो टेसा का दिमाग भी आजाद होकर वापस आ जाता है। पर इस प्रोसेस में उसके दिमाग की एनर्जी कम होती जा रही है क्योंकि ये पूरा का पूरा मिशन दिमाग का खेल है जिसमें टेसा का दिमाग एक लंबे अरसे तक दूसरे आदमी के जिस्म के साथ जुड़ा होता है, जो चीज उसे तेजी से कमजोर बनाती जा रही थी। इसीलिए तो दिमागी तौर पर वो पूरी तरह बदलती जा रही है। पर इस चीज पर कंपनी बड़े अच्छे से नजर रखती है। इसलिए हम यहाँ टेसा की हैंडलर को देखते हैं जो उसकी केयर टेकर के तौर पर काम करती है। टेसा की हर एक एक्टिविटी पर नजर रखती है। अब ये केयर टेकर भी पहले कातिल ही हुआ करती थी, कंपनी के लिए काम करती थी, पर अब वो रिटायर्ड हो चुकी है। अब केयर टेकर टेसा के दिमाग का बैलेंस बनाए रखने के लिए उसके दिमाग का इलाज करती है। उसकी जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें उसे दिखाती है ताकि टेसा की याददाश्त फिर से एक बार तैयार हो जाए। और जब टेसा उन चीजों को देखती है तो एकदम से उसे सब कुछ याद आ जाता है, जिससे ये बात क्लियर होती है कि उसकी याददाश्त अभी भी बिल्कुल ठीक है। टेसा एक बॉक्स उठाती है जिसमें एक तितली को पैक किया हुआ था। केयर टेकर टेसा से पूछती है कि क्या वो इस तितली के बारे में कुछ जानती है। टेसा कहती है कि हाँ, जब मैं छोटी थी मैंने इस तितली को मार दिया था लेकिन बाद में मुझे इस पर बहुत अफसोस हुआ, इसलिए मैंने इसे पैक करवा के अपने पास रख लिया। उसके बाद केयर टेकर टेसा को बताती है कि हमें अपना अगला काम मिल चुका है और ये मिशन बहुत बड़ा है। आज से पहले हमें इतना बड़ा काम कभी भी नहीं मिला। जाहिर है मिशन बड़ा है तो उसकी कीमत भी बहुत बड़ी होगी, इसलिए हमें बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। टेसा मिशन के लिए मान जाती है लेकिन वो कहती है कि मिशन करने से पहले वो अपनी फैमिली से मिलना चाहती है। केयर टेकर उसे मना करती है और कहती है कि जो काम हम लोग करते हैं ना उसमें दिमाग को शांत करना होता है, जिसके लिए हमें फैमिली से दूर रहना जरूरी है ताकि उनका दिमाग न बदल सके और हमारे दिमाग का बैलेंस भी बना रहे, और यही चीज हमारे दिमाग को बेहतर बनाती है। लेकिन टेसा अपनी जिद पर अड़ी रहती है और अपने घर वालों से मिलने चली जाती है। टेसा के घर में उसका हस्बैंड और एक बेटा था। वो अपने घर के अंदर जाने से पहले एक प्रैक्टिस करना शुरू करती है ताकि वो फैसला कर सके कि वो अपने हस्बैंड से कैसे बात करेगी और बेटे से कैसे करेगी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो किसी और के दिमाग में घुसने से पहले करती है। तब टेसा ये प्रैक्टिस इसलिए करती है ताकि वो सोच सके कि किसके साथ उसे किस तरह बात करनी है। अब इससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि टेसा अपने काम में किस कदर खो चुकी है। इन सब चीजों ने उसके दिमाग पर कितना गहरा असर डाला है। ऐसे भी टेसा घर के अंदर चली जाती है। वो अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ रहना शुरू कर दी। लेकिन यहाँ भी टेसा का काम उसका पीछे नहीं छोड़ रहा था क्योंकि उसे उल्टी सीधी चीजें नजर आ रही थी, जैसे कि हर जगह खून की धब्बे और जहाँ ब्रूटल तरीके से बेरहमी से वो लोगों को मार रही है। असल में टेसा भी बहुत ब्रूटल है, इसलिए उसे ख्यालों में भी अपनी झलकियां नजर आ रही थी। ऐसे भी टेसा अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम गुजारने के बाद कंपनी में वापस चली जाती, जहाँ केयर टेकर उसे मिशन के बारे में पूरी बात बताती है। वो कहती है कि इस मिशन में हमें एक बहुत ही अमीर आदमी को मारना है। अब उस अमीर आदमी का सुतेला बेटा अपने सुतेले डैड यानी उस अमीर आदमी और उसकी बेटी को मारना चाहता है ताकि सारी जायदाद उसकी हो जाए। लेकिन केयर टेकर का असली प्लान और भी खतरनाक था। वो कहती है पहले हम अमीर आदमी को मारेंगे, फिर उसके सुतेले बेटे को ब्लैकमेल करेंगे ताकि उसके मरने के बाद आधी दौलत उसके सुतेले बेटे को मिले और आधी हमें मिले। जिसके बाद वो अमीर आदमी को मारने का प्लान बताती है। वो कहती
कहती है अमीर आदमी को मारने के लिए हमें उसकी बेटे के मंगेतर के जिस्म में घुसना पड़ेगा, जिसका नाम कॉलिन है। अब सारे लोग इस काम को करने के लिए तैयार थे, इसलिए टेसा भी अपने काम पर लग जाती है। वो कॉलिन के बारे में सभी जानकारियां इकट्ठा करने लगती है ताकि जब वो उसके जिस्म में जाए तो किसी को भी कॉलिन बदला हुआ न लगे और टेसा भी आसानी से अपने काम को कर पाए। अब कुछ दिन बाद इस पर रिसर्च करके टेसा केयर टेकर को कहती है मैं उसके दिमाग में घुसने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। फिर कंपनी वाले कॉलिन को पकड़कर उसके दिमाग में एक चिप डाल देते हैं ताकि टेसा उसके दिमाग को कंट्रोल करके उसके अंदर घुस सके। जल्द ही टेसा उसके दिमाग में घुस गई और अब कॉलिन के ऊपर पूरी तरह टेसा का कंट्रोल हो जाता है और अपने रोजमर्रा के काम वो कॉलिन की तरह ही करने लगती है। कॉलिन की कंपनी में भी काम करने जाती है। ये कंपनी अमीर आदमी की होती है जो इनका टारगेट है, जिसे टेसा मारने आई है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था पर बीच बीच में कॉलिन टेसा पर भारी पड़ने लगा क्योंकि उसका दिमाग एक्टिव होता रहता है। एक तरह से इन दोनों के दिमागों के बीच लड़ाई चल रही थी। पर कुछ टाइम बाद टेसा एक बार फिर उसके दिमाग पर भारी पड़ने लगती है और जिस्म का पूरा कंट्रोल ले लेती है। पर यहाँ टेसा के दिमाग की उलझने बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसे अपनी फैमिली की याद आ रही थी बीच बीच में, इसलिए वो कॉलिन के जिस्म के साथ ही अपने घर के बाहर पहुंच जाती है और अपनी फैमिली को वहाँ से देखने लगती है। फिर कॉलिन टेसा अपने घर आ जाता है अपनी मंगेतर के पास, यानी अमीर आदमी की बेटी के पास। अब उसने नोटिस कर लिया था कि कॉलिन का बर्ताव बदल रहा है, वो कुछ उलझन में रहता है, इसलिए अमीर आदमी की बेटी उससे बात करने की कोशिश करती है ताकि वो जान सके कि आखिर कॉलिन को क्या परेशानी है। पर वो इस बात से अनजान थी कि कॉलिन के अंदर कुछ और ही चल रहा है, उसके दिमाग में टेसा घुसकर उसे कंट्रोल कर रही है। अब ऐसी वक्त गुजर जाता है और फिर वो दिन आ जाता है जब इन्होंने अमीर आदमी को मारना था। अब टेसा अपना काम शुरू करती है। टेसा कॉलिन के जज्बात में एक मशीन की मदद से बदलाव लाती है, जैसा हमने कहानी की शुरुआत में होली के साथ होते देखा था। कॉलिन एक पार्टी में पहुंचता है जहां अमीर आदमी मौजूद था और यहाँ और भी कई सारे लोग आए हुए थे। टेसा ये देखकर समझ जाती है कि यही सही मौका है। वो सबको बता सकती है कि आखिर क्यों इस वजह से कॉलिन ने अमीर आदमी को मार दिया। वो चालाकी से अमीर आदमी और कॉलिन का झगड़ा करवाती है। इनकी बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों हाथापाई करते हुए बुरी तरह लड़ने लगती है। अमीर आदमी कॉलिन को काफी बुरा भला कहता है और ये सारा नजारा पार्टी में आया हर आदमी देख रहा था। जब भी लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो अमीर आदमी के गार्ड्स कॉलिन को पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। टेसा समझ जाती है कि अब वक्त आ गया है अपने मिशन को मुकम्मल करने का। वो माफी मांगने के बहाने अमीर आदमी के पास जाती है जब वो अपनी बेटी के साथ खाना खा रहा था। फिर जैसे उसकी बेटी वहाँ से दूर गई तो टेसा उस पर टूट पड़ती है। वो उस पर बुरी तरह हमला कर देती है। उसका जालिमाना बर्ताव सामने आया। वो रॉड से उसका चेहरा, जिस्म, हाथ, पैर सब काटकर बुरी तरह उसे मौत देती है। तभी यहाँ पर अमीर आदमी की बेटी भी आ गई, यानी कॉलिन की मंगेतर, जिसे भी टेसा मार देती है। और इस तरह उसने अपना मिशन पूरा कर दिया था और अब टाइम आ गया था इस जिस्म यानी कॉलिन को खत्म करने का, ताकि वो आजाद हो सके। इसलिए वो कॉलिन को मजबूर करती है कि वो खुद को शूट करके अपनी जान ले ले। पर यहाँ भी वही होता है जो होली की बार हुआ था, यानी उसकी तरह वो कॉलिन को भी नहीं मार पा रही थी, उसे गोली नहीं चलती। इस मसले में टेसा फंसती जाती है। वो इतना डिस्टर्ब हो गई कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे खून की उल्टी आ जाती है, जो देखकर केयर टेकर भी समझ जाती है कि कॉलिन का दिमाग टेसा पर हावी हो रहा है और टेसा का कंट्रोल खत्म हो रहा है। फिर हम टेसा और कॉलिन को एक अजीब सी जगह पर बातें करते हुए देखते हैं, जो दरअसल कॉलिन का दिमाग था। और फिर इनकी ये गेम ऐसे चलती रहती है, कभी टेसा कॉलिन पर भारी पड़ रही थी तो कभी कॉलिन टेसा पर। अब कॉलिन अपनी मंगेतर की एक दोस्त के घर गया। उसे कहता है मेरा उससे झगड़ा हो गया है तो मैं कुछ दिन तक यहाँ रहना चाहता हूँ, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मैंने अमीर आदमी और उसकी बेटी को मार दिया है, यानी अपनी मंगेतर को। तो पुलिस मुझे ढूंढ रही होगी। पुलिस से बचने के लिए वो यहाँ छुपना चाहता था। सारी बात वो उसे नहीं बता सकता था क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता था कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। और अब वो यहाँ रहने लगता है। लेकिन कॉलिन के अंदर टेसा का दिमाग एक्टिव हो जाता है और वो सबसे पहले उस लड़की को मार देती है। तभी दरवाजे की बेल बजी। कॉलिन ने जब चेक किया तो वहाँ एक लड़का था जो कहता है मुझे इस लड़की ने घर बुलाया था, इसलिए कॉलिन उसे अंदर आने देता है। पर वो चालाकी से कॉलिन को मारकर बेहोश कर देता है और अब वो लड़का कॉलिन के दिमाग का इलाज करने लगता है। पर कुछ देर बाद जब कॉलिन को होश आई तो वो उस लड़की पर गन तान देता है। वो लड़का बताता है कि मैं केयर टेकर का साथी हूँ और मैं हर मिशन में साथ ही होता हूँ। मैं हर चीज पर नजर रखता हूँ ताकि अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो मैं उसे ठीक कर सकूं। टेसा कहती है वो कॉलिन का दिमाग चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही, वो फंसती जा रही है जिस वजह से बहुत परेशान है, इसलिए प्लीज तुम मुझे गोली मार दो। पर केयर टेकर का साथी कहता है सॉरी, मगर मैं तुम्हें नहीं मार सकता क्योंकि मैं कोई कातिल नहीं हूँ। इसके बाद केयरटेकर का साथी फिर से टेसा को कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता है और उसके दिमाग पर नजर रखने लगता है। तब हम देखते हैं कि उसके दिमाग में कॉलिन और टेसा की लड़ाई चल रही है। इस बार टेसा पर वो हावी हो जाता है और टेसा का चेहरा उखाड़ लेता है। वो उसके चेहरे की चमड़ी को अपने साथ लगा लेता है ताकि उसकी पहचान ले सके। इससे हम समझ पाते हैं कि इस लड़ाई में कॉलिन पूरी तरह टेसा पर हावी हो गया है और जिस्म का पूरा कंट्रोल अब कॉलिन के पास ही है। इसलिए जब कॉलिन जागता है उसने देखा कि मैंने केयरटेकर के साथी को मार दिया है। अब यहाँ उसे झलकियां नजर आने लगी। वो देखता है कि किस तरह टेसा ने अमीर आदमी पर अटैक करके उसे मारा था और अब वो अपने सामने उस लड़की को भी मरा हुआ देखता है जिसके घर में वो इस टाइम है। इस दौरान टेसा फिर से कॉलिन के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और उससे खुद पर गोली चलाने के लिए मजबूर करती है, लेकिन कॉलिन अपने आप को बचा लेता है क्योंकि एक बार फिर उसका दिमाग एक्टिव हो गया था। पर अब इन दोनों का दिमाग पूरी तरह से एक हो जाता है, जहाँ कॉलिन को ये समझने में देर नहीं लगती कि टेसा के लिए सबसे जरूरी चीज उसकी फैमिली है और वो टेसा के घर जाता है। वहाँ जाकर वो टेसा के हस्बैंड पर गन पॉइंट करता है और
टेसा से कहता है, अगर तुम अभी भी मेरे दिमाग से बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को मार दूंगा। टेसा दिमाग में कॉलिन से कहती है, अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो मार दो, क्योंकि मैं वैसे भी अपनी फैमिली को खत्म करना चाहती हूँ। ये सुनकर कॉलिन पूरी तरह हैरान रह जाता है। तभी टेसा का हस्बैंड उसे धक्का देकर यहाँ से भागने लगता है, पर तभी कॉलिन उसे पकड़कर बेरहमी से मार देता है। और जाहिर है इसे भी टेसा ने ही मारा है, ना कि कॉलिन ने। उसे मारने के बाद टेसा कॉलिन को खत्म करने की कोशिश करती है ताकि वो आजाद हो सके, लेकिन तभी उनका बेटा वहाँ आकर कॉलिन की गर्दन में चाकू घुसा देता है, जिससे तेजी से उसका खून निकलने लगा। कॉलिन के अंदर अभी टेसा एक्टिव थी, इसलिए वो अपने बेटे पर गोलियां चलाने लगती है, जिससे वो मरने लगा। अब एक तरफ कॉलिन मर रहा था तो दूसरी तरफ टेसा का बेटा, वो कहता है मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब ये बात वही कहते हैं जो किसी के दिमाग में गुस्से होते हैं, यानी कि इस टाइम टेसा के बेटे के दिमाग में भी कोई गुस्सा हुआ था, पर कौन, इसका जवाब हमें आगे पता चले। और अब वो दोनों एक साथ मर जाते हैं, जिसके साथ हम लैब का सीन देखते हैं, जहाँ इस बार टेसा के साथ साथ उसकी केयर टेकर भी जाग रही होती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि टेसा के बेटे के दिमाग में और कोई नहीं बल्कि केयर टेकर ही थी, जो दरअसल टेसा को वहाँ से निकालने आई थी। और उसका ये मकसद भी था कि टेसा अपनी फैमिली को खत्म कर दे, क्योंकि उसकी फैमिली टेसा को दिमागी तौर पर कमजोर बनाती जा रही, और अब फैमिली के खत्म होने के बाद दिमागी तौर पर वो ठीक रहेगी तो एक बेहतरीन कातिल बन जाएगी, जो कंपनी के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। और अब केयर टेकर अगले दिन फिर से टेसा के दिमाग का टेस्ट करने लगती है, याददाश्त चेक करने के लिए, जहाँ टेसा पहले की तरह अपना सामान देखती है और उस पैक हुई तितली को भी। जब केयर टेकर उसे तितली के बारे में पूछती है तो टेसा सारी कहानी बताती है, पर इस बार वो ये नहीं कहती कि मुझे तितली को मारने का अफसोस हुआ था, जिससे ये बात साबित होती है वो अब पूरी तरह परफेक्ट कातिल बन चुकी है, और पहले से ज्यादा ब्रूटल भी, जालिम। और अब उसके लिए अफसोस, दुख, तकलीफ, रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते, जिसके साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।